गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर है क्लास 9 सिविक्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब भाई एक बात समझने वाली है इस चैप्टर से। आपने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए वर्ल्ड में और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अंदर एक स्टोरी आएगी, सबसे पहले साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस करेंगे हम कि वहाँ पे क्या चीज़ हुई जिसके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। ऐसा ही कुछ है एंड इस चैप्टर के अंदर नो डाउट आपकी जनरल नॉलेज भी एक्सपेंड होगी और कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा रिगार्डिंग सिविक्स एंड इससे जुड़े कुछ फैक्टर्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर क्या कंडीशन है। देखिए जी, यहाँ कंडीशन क्या है इसने बताया। देखो एक बात समझना, पहले तो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन का होता क्या है, हम फिर स्टोरी तक तो पहुँच जाएंगे। अभी ऐसे समझो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ जो 8th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ठीक है, 8th क्लास में आपने पढ़ा था कि जितनी बड़ी बड़ी लार्ज सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर अलग अलग काइंड ऑफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, और ये जो अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं ना, इनके साथ में सिचुएशन क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी ऑफकोर्स। ये जो बंदा होगा इसका ट्रेडिशन अलग होगा इस बंदे से, और ऐसे में एक साथ इनको रखना, बांधे रखना एक डोर में पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, जहां पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं वहां पर कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इन लोगों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए कुछ रूल्स हमें चाहिए होते हैं कि ये रूल्स बनाए जाएं, और ये रूल्स जो बनेंगे ये इनके कंसेंसस से बनने चाहिए। जो भी रूल्स बनाओ आप जिससे कि ये सारी लार्ज और डिफरेंट कम्युनिटीज एक साथ रह सके, तो रूल्स बनाओ इनके कंसेंसस से। कंसेंसस क्या बला है, तो कंसेंसस बला है बेटा एक रिटन एग्रीमेंट, या फिर एक कह सकते हो एग्रीमेंट कि हाँ ठीक है, इससे ये वाला आदमी भी सेटिस्फाइड है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है। मतलब कंसेंसस एक तरीके का एग्रीमेंट है, एक तरीके का किसी चीज को लेकर के एग्री हो जाना है कंसेंसस, एग्रीमेंट अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कि भाई तुम जो भी रूल बना रहे हो हम भी सहमत हैं, हम भी और हम भी। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि जो भी लार्ज सोसाइटीज होती हैं इसके अंदर काफी डिफरेंस होता है इनके कल्चर को लेकर, इनकी लैंग्वेज को लेकर, या और किसी भी तरीके से रिलीजन वगैरह। तो ऐसे में इन सबको अगर एक सोसाइटी के अंदर बनाए रखना है, जैसे इंडिया बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सारे रीजनल, रिलीजियस, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट, क्रीड, कई सारी चीज़ों के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं। तो अगर इन सबको एक साथ जोड़े रखना है तो ज़रूरी है कि जो भी रूल्स बने वो इन सबकी अथॉरिटी से परमिशंस के साथ बने, जिसको हमने क्या कहा, कंसेंसस। ये जो कंसेंसस होता है ये कंसेंसस हमारे पास में रिटन फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो रिटन फॉर्म है इसी को कहा जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझें कि जो भी कंसेंसस हैं जिसके ऊपर हम सभी एग्री हुए हैं उसको हमने रिटन फॉर्म में रखा है, और ये जो रिटन फॉर्म है इस रिटन फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलोगे कि सर हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं कि आप इस बात पे एग्री हो कि नहीं, या हमारे पेरेंट्स से भी नहीं पूछा। तो हमसे नहीं पूछते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी। इट वॉज अ टाइम ऑफ 1946 एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ 1949। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान लगभग 2 साल लग गए और 11 महीने लग गए, 18 दिन लग गए इस चीज़ को डिस्कस करके एक रिटन फॉर्म देने में। तो मैं बता रहा हूं आपको, दिसंबर से लेकर दिसंबर 1946 1946 से 1949 नवंबर, क्लियर, इस दौरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था बनना शुरू हुआ एंड दे हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। अब इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप ध्यान रखना, थोड़ा सा इजी मैनर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें क्या मिलते हैं, हमारे रूल्स मिलते हैं कंट्री के लिए, कि कंट्री कैसे फंक्शन करेगी, ये सारी चीजें हमें रिटन फॉर्म में मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड द रूल्स फॉर कंट्रीज फंक्शनिंग इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी।
लेकिन अगर तुम्हारी क्लास के हिसाब से मैं समझाऊं तो थोड़ा सा आपको एडवांस लिखना पड़ेगा। ये तो क्लास 8th में पढ़ के आए हो तुम, तो थोड़ा सा एडवांस हो जाइएगा। और यहां पर लिखा गया है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्रीज इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है जिसमें सभी लोग एग्री करते हैं एक साथ रहने के लिए। एक साथ अगर रह रहे हो आपको सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एक्सेप्टेंसीज आपको रखनी पड़ेगी कि हम सभी पीसफुल मैनर में एक साथ रहें, हमारे बीच में डिफरेंसेस ना हो, और हम हर एक व्यक्ति जो भी चीजें हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको इक्वली एक्सेप्ट करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरीके का सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता कोई भी, जो ये बात डिटरमाइन करता है कि जो रिलेशनशिप है अमंग द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी और टेरिटरी, जिसको हम सिटीजन कहते हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, के कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का सुप्रीम लॉ है जो इस बात को अश्योर करता है कि जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में बने रहें अच्छे से, सिटीजन्स के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें, एज वेल एज जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हों। इस बात को कौन डिटरमाइन करता है, कौन अश्योर करता है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या निकाली हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड द रूल्स फॉर कंट्रीज फंक्शनिंग। एंड दूसरी डेफिनेशन अदर वर्ड्स में हमने निकाली कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्रीज, a constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living in a country, या citizen कह सकते हो, डायरेक्ट बहुत सही रहेगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को हमेशा डिटरमाइन करेगा कि वो सभी लोगों के बीच में पीस मेंटेन कर सके, सभी लोगों को ऐसा मौका दे कि वो एक साथ रह सके, इनका रिलेशन काफ़ी सूदिंग हो बिटवीन द सिटीजन टू सिटीजन एंड कैन बी बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ओके, सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो क्लास 8 से मैंने लिया और आपको समझाने की कोशिश की। अब आ जाइए आपके एक्चुअल में चैप्टर के ऊपर। कंडीशन शुरुआत की जाती है इस चैप्टर की, बताई गई है अफ्रीका के साथ, कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। केस स्टडी है, इसमें साउथ अफ्रीका के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ और कैसे वहां पर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हुई कि उनको जरूरत पड़ गई एक लंबे स्ट्रगल की। तो क्या था ये, लेट्स हैव अ लुक। इसके बारे में तो तुमने सुना होगा। साउथ अफ्रीका के अंदर एक जो टर्म है बहुत फेमस थी, साउथ अफ्रीका के साथ जो जोड़ी जाती है, और ये वाला वर्ड तो नो डाउट आपने सुना ही होगा, अपार्थाइड कहा जाता है इसे। अपार्थाइड क्या था, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि जो अपार्थाइड है एक तरीके का सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और स्पेशली कहां पर ये यूनिक था, कहां पर ये फेमस था, या कहां का फेमस था, वो था साउथ अफ्रीका का। बात समझें कि व्हाट इज अपार्थाइड, इज अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल का मतलब होता है ऑन द बिहाफ ऑफ रेस। देखो अब रेस क्या होगा, दौड़ना नहीं, रेस का मतलब जैसे हम बिलोंग करते हैं, आप किसी भी पर्सन को देख करके, उसके अपीयरेंस को देख करके पता लगा लोगे कि भैया कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे इंडिया वालों को देख के पता लगा सकते हो, जापान वालों को, चाइना वालों को, वाइट स्किन पीपल से आप पता लगा लेते हो। तो जो रेस होती है, जहाँ से हम आते हैं, जिस तरह से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं स्पेशली, वो रेस होती है। तो इसने कहा कि अपार्थाइड एक तरीके का सिस्टम है जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एंड स्पेशली इट वॉज डिनोटेड फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, कुछ क्या हुआ, व्हाइट यूरोपियंस जो थे वो आ गए साउथ अफ्रीका के अंदर और उन्होंने ये जो सिस्टम था उसको इंपोज कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स, मतलब आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ व्हाइट, वो आए, मतलब साउथ अफ्रीका के अंदर सेटल डाउन हो गए। अब तुम ये जानते हो बात कि यूरोपियंस की तो आदत थी, स्पेशली ब्रिटिश जो लोग थे उनकी तो आदत थी, वो क्या करते थे, वो किसी भी जगह पे जाते थे, धीरे धीरे वहाँ के लोगों को, वहाँ के रूलर्स को अपने साथ में मिलाते थे और धीरे धीरे उस टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे कुछ यहाँ पर भी हुआ कि ग्रुप ऑफ व्हाइट्स जो था वो आया और सेटल डाउन हो गए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, और वहाँ के वो लोकल रूलर बन गए। हालांकि तुम बात समझो, ये माइनॉरिटी में है, ये लोग ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि वहां पर ये रूलर बन चुके थे, अब सारा जो सिस्टम था इन्हीं के हाथ में था। तो इन्होंने इस तरह का जो सिस्टम था वो इनके ऊपर इंपोज कर दिया। वहां पर जो लोग थे, ब्लैक थे या कलर स्किन के बिहाफ पे, जो भी लोग उनसे अलग थे, उनको एक तरीके से लेबल्ड कर दिया गया।
टैग दे दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, कि यहां पर ये जो सिस्टम था अपार्थाइड, इसने क्या किया, लोगों को उनकी कलर स्किन के हिसाब से डिवाइड कर दिया आपस में, चाहे वो एक ही जगह के थे, बट दे वर नाउ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कॉम्प्लेक्शन। ओके, आगे देखिए, जो लोग साउथ अफ्रीका के थे वहां की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जो लोग साउथ अफ्रीका के थे उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो होता था वो ब्लैक होता था, और अब कंडीशन ये थी कि ये जो लोग पॉपुलेशन में मेजॉरिटी के अंदर थे, इनको अपार्थाइड जैसा सिस्टम फेस करना पड़ रहा था। उनको तो व्हाइट्स कहा गया और इनको अब क्या कहा जाने लग गया, ब्लैक्स। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स, अब कुछ ऐसे भी थे जो दोनों ही ब्लैक एंड जो व्हाइट कम्युनिटी है उनका आप कह सकते हो एक मिक्स रेस था, जिसको उन्होंने नाम दिया कलर्ड। ठीक है, तो आपसे तीन चीजें पूछी जा सकती हैं कि अगर हम रेसेस की बात करें साउथ अफ्रीका में, तो उस टाइम पर एक रेस थी व्हाइट्स, एक रेस थी ब्लैक्स, और एक रेस थी आपकी कलर्ड। ठीक है, कलर्ड कौन थे, जैसे गेहुआ रंग के जो होते हैं, बेसिकली ये लोग कौन थे, द पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से मूव करके गए थे कहां, साउथ अफ्रीका में। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मत कह देना कि ना इन दोनों का एक तरीके से शादी हुआ है, मैरिटल अलायंसेस हुए, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ। नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर एक तरीके का ऑफेंस था ये, तो ऐसा नहीं पॉसिबल था। लेकिन हाँ, जिनको आप ब्लैक नहीं कह सकते, जिनको आप वाइट नहीं कह सकते, जैसे हमारा जो स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो डस्की होता है, काला होता है, गेहुआ रंग का होता है, तो उसको क्या कहा गया है यहाँ पे, कलर्ड। ठीक है, तीन ही तो कॉम्प्लेक्शन है, या तो व्हाइट होगा, या फिर डस्की होगा, या फिर आप कह सकते हो ब्लैक होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन वहां पर था। ये तीन टाइप के ग्रुप हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज और बता देता हूं इसमें मैं, कंफ्यूजन थोड़ा तुम्हें नहीं होना चाहिए इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वैसे तो तुम जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं बताने वाला। यहां पर देखिए व्हाइट्स लिखा हुआ है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके आगे जो प्लूरल एक तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, प्लूरल वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे वाटर्स हो गया, एस लगा दिया इसके आगे, वाइट्स हो गया, ब्लैक्स हो गया, पुअर्स हो गया। ठीक है, अपन बोलते हैं ना पुअर्स, वैसे तो अमूमन इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स नहीं लगते, लेकिन होता क्या है, कई बार जो भी वर्ड्स हैं, जो भी नाउन्स हैं, उनके आगे भी हम क्या लगा देते हैं, इस तरह का प्लूरल काइंड ऑफ, मतलब प्लूरल को सिंबलाइज करने वाले हम लेटर्स लगा देते हैं, जैसे एस लगा दिया, ई एस लगा दिया। तो इतना से याद रखना कि ऐसा नाउन के साथ अगर आप करते हो तो इसका मतलब हो गया यू आर स्पेसिफाइंग समथिंग, आप किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहे हो। तो यहां पर जो व्हाइट कम्युनिटी है, उस व्हाइट कम्युनिटी, स्पेसिफाइड साउथ अफ्रीकन व्हाइट कम्युनिटी को तो व्हाइट्स कहा गया है। यहां पे जो व्हाइट्स हैं ये साउथ अफ्रीकन के लिए हैं, इसलिए इसके आगे एस लगाया गया है। ये जो ब्लैक्स बोला गया है, तो ब्लैक लोग कौन से, साउथ अफ्रीका वाले, इसलिए इस ग्रुप को यहां पर डिनोट किया गया है। अगर कहीं पर पुअर बोला जाता है तो वो पुअर किसी पर्टिकुलर रीजन के होते हैं। वाटर कई जगह पर आपको दिखेगा और वाटर के साथ में एस लगा हुआ दिखेगा, तो वाटर्स हो गया। वाटर्स क्या हो गया, वाटर्स अ काइंड ऑफ वाटर बॉडी। अब ये पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ये सीज भी सी हो सकता है, या फिर लेक्स हो सकती हैं। ठीक है, वो वाटर बॉडी। तो ये सिर्फ एक इंग्लिश का कुछ कंसेप्ट था, वो थोड़ा समझाना चाह रहा था मैं। तो ऐसे में क्या किया इन्होंने, ये जो व्हाइट्स हैं, ये जो ब्लैक्स हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हो गए कि ये जो व्हाइट स्किन कम्युनिटी थी, जो अब रूलर बन चुके थे, लोकल रूलर बन चुके थे, इन्होंने ये कह दिया कि ये जो एक तरीके से ब्लैक कम्युनिटी है, दीज ब्लैक कम्युनिटी पीपल कैन नॉट बी लाइक अस, हमारे जैसे नहीं हो सकते, हम सुपीरियर हैं और ये इंफीरियर हैं। ऐसा कंसीडर करने लग गए कि जो नॉन वाइट पीपल हैं, इंक्लूडिंग कलर्ड पीपल, जिनका कॉम्प्लेक्शन गेहुआ है, और जो ब्लैक हैं, उनको कंसीडर करने लग गए इंफीरियर। जो भी लोग वाइट हैं वो सुपीरियर हैं अकॉर्डिंग टू देम, एंड जो लोग वाइट नहीं हैं, नॉन वाइट्स हैं, दे आर इंफीरियर। अब इंफीरियर हैं तो हर एक चीज में उनको इंफीरियर माना जाएगा। सो दे आर डूइंग सच एक्टिविटीज। अब क्या क्या कर रहे थे, उसके अंदर उनको क्या क्या चीज झेलना पड़ रहा था, हम उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कि ये जो पॉलिसी है, इसके मेन फीचर्स क्या थे, लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा था अपार्थाइड के कारण। द ऑल पीपल वर क्लासिफाइड एंड सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, या स्किन कॉम्प्लेक्शन कह सकते हो, कलर कह सकते हो, कि लोग अब बांट दिए गए थे, अलग अलग लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए थे कि हर यहां पर रहने वाले जो लोग हैं अब सेपरेट कर दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसेस।
each group had to live in a separate area. The white community will be separated from blacks. Blacks are actually forced to live in a particular areas and whites तो कहीं भी जा सकते थे, बट ब्लैक्स को एक सेपरेट एरिया दे दिया गया कि भैया तुम यहीं रहोगे, इससे आगे आप नहीं जा सकते हो। इनके सेपरेट एरियाज हैं जहां पर ये मजबूर थे रहने को, और साथ ही साथ केवल एरियाज ही सेपरेट नहीं थे, दे हैव सेपरेटेड देम फ्रॉम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, इवन इनके जो शॉपिंग सेंटर्स होते थे, शॉप्स वगैरह भी होती थी, वो भी अलग कर दिए गए। यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, इवन जो ट्रेन के अंदर कोच होता था, जो डब्बे होते हैं, वैगन्स जो होते हैं, वो भी अलग कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि आप तो इंफीरियर हो। अकॉर्डिंग टू देम जो ब्लैक कम्युनिटी है या नॉन वाइट्स हैं, दे आर इंफीरियर एंड दे डोंट सपोज टू हैव द इक्वल स्टेटस के जो वाइट के साथ में है वो उनके साथ बैठ सके। सो दे हैव इनिशिएटेड कि यहां पर ये लोग हमारे साथ नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी अलूफ, इनको अलग कर देना चाहिए, एक मतलब एक अलग से जोन हो जाना चाहिए इनका, इनके स्कूल हम जैसे नहीं होने चाहिए या हमारे कॉमन जो स्कूल्स हैं उनके साथ नहीं होने चाहिए, दे मस्ट बी सेपरेटेड। ऐसा इनका मानना था, जबकि हालांकि ये बात जो है वो अच्छी नहीं है, गलत है कि इनको क्या किया गया, इनको अलग कर दिया गया, इनके स्कूल्स, इनकी यूनिवर्सिटीज़, इनके शॉपिंग सेंटर्स, और साथ ही साथ इनके इवन आप सोचो ना, ट्रेन में अगर इनको मूव करना है कहीं दूसरी जगह तो इनके जो बोगीज होगी वो भी अलग होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट रेस के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे, अगर कर लेते हैं तो वो क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। दो वाइट एंड ब्लैक्स कैन नॉट मैरिज ईच अदर, तो ये भी एक ऑफेंस था बहुत ही बड़ा वाला इनके हिसाब से। नेक्स्ट, दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड, ये उन चर्चेज में भी नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट कम्युनिटी जाके प्रे करती थी। इनके चर्च भी अलग थे, कोई सी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर इन्होंने उनको कॉमन फील कराया हो। तो अपार्थाइड पॉलिसी इतनी क्रूअल थी कि अगर कोई ब्लैक कम्युनिटी या फिर कोई भी दूसरी रेस जो नॉन वाइट है आके उनके जो कॉमन जो चीज़ें हैं जो लोग वाइट कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं उनको यूज़ भी कर लेते थे, तो दे सीम दैम एज अ ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, दे सी दैम एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आप ये मान के चलें कि हर एक तरीके से यहाँ पर उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनके जो राइट्स थे और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था एक तरीके से। देयर वर रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब आप सोचो, वो अपनी इच्छा से फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पे पहले वाइट कम्युनिटी नहीं थी, ब्लैक कम्युनिटी का रूल था और वो मेजोरिटी में स्टिल थे, बट फिर भी एक नॉन वाइट मतलब वाइट कम्युनिटी वहाँ आ जाती है और माइनॉरिटी में होने के बावजूद उन पे रूल करने लग जाती है और इस तरह के रूल बना देती है जो कि एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकते, बट दे वर सफरिंग। जो नॉन वाइट कम्युनिटी है उनके पास में कोई राइट नहीं था, इवन दे कैन नॉट चूज द गवर्नमेंट, वो अपनी गवर्नमेंट भी चूज नहीं कर सकते थे, नो वोटिंग राइट। गलती क्या? वाई दे आर ब्लैक, दे हैड नो से इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं उसको वो अपोज भी नहीं कर सकते थे अगर वो चीज़ें सही नहीं हैं तो भी, मतलब इनको अलाउ नहीं किया गया था कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट हियर कि ठीक है आप यहाँ के हैं तो आप रह जाइए, आपकी शॉप्स अलग होगी, आपके स्कूल्स अलग होंगे, इवन आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो कहीं भी फ्रीली, और कई ऐसी चीज़ें जो कहीं भी ये चीज़ प्रूव नहीं कर रही थी कि दे आर द सिटीजन, सेम सिमिलर सिटीजन्स। तो ये कंडीशंस थी उनकी अपार्थाइड की। अपार्थाइड पॉलिसी कितनी ब्रूटल हो सकती है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। एक बार इसको अपने आप से कनेक्ट करने के देखने की कोशिश करो कि अगर ऐसा हमारे साथ होता है ड्यू टू आवर स्किन कलर तो कितना गलत है, क्योंकि स्किन कलर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। पहले आप तो खुद ही नेटिव नहीं हो, आपसे समझो ना, ये जो व्हाइट कम्युनिटी यहाँ आई है क्या ये नेटिव थी साउथ अफ्रीका की? लेकिन नहीं, दे आर नेटिव तो नहीं थे, बट उन्होंने आके एज अ रूलर वहाँ पे अपने आप को मतलब इस्टेब्लिश कर लिया और उसके बाद में जो एक्चुअल में नेटिव है वहाँ के उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही हो तो बड़ा मुश्किल होता। तो ऐसे में यहाँ पर हमने देखा कि अपार्थाइड पॉलिसी के अंदर क्या क्या फीचर्स थे। अब सुनिए आगे क्या है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो अपार्थाइड पॉलिसी है वो ह्यूमन राइट्स को एक तरीके से डिनाई करती है। सारी चीज़ें क्या कर रही है, की जा रही है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही तो है। बेसिकली ह्यूमन राइट का एक कंसेप्ट होता है, ह्यूमन राइट में कुछ मिले या नहीं मिले, दो चीज़ तो मिलती ही मिलती है। पहली चीज़ होती है इक्वालिटी, दूसरी चीज़ होती है फ्रीडम। वो दोनों ही चीज़ें अबॉलिश हैं। आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बेसिक कंसेप्ट यही है कि एटलीस्ट आपको फ्रीडम होनी चाहिए और आपको इक्वालिटी महसूस होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो दो चीजें इसने बोली कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड है वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में है, साथ ही साथ यहां पर जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की वो एक तरीके से ऑप्रेसिव बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को देखा जाए 20th सेंचुरी की, जो उस टाइम पर काम कर रही थी, जो इस तरह की पॉलिसीज मेंटेन कर रही थी, क्रिएट कर रही थी या इसमें चेंजेस ला रही थी, दिन बर दिन और ज़्यादा ब्रूटल होती जा रही थी, तो उसको देखा गया, माना गया कि इट वॉज मोस्ट ऑप्रेसिव गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में इस तरह की जो ऑप्रेसिव रेजिम्स थी, इस तरह की जो गवर्नमेंट थी वो सबसे ज़्यादा पैथेटिक थी, सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव थी और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स को अबॉलिश कर रही थी साउथ अफ्रीका के लोगों के। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ये जो अपार्थाइड पॉलिसी थी इसका हुआ क्या? अब कितने दिन तक खैर मनाते ये लोग? ऐसे में क्या हुआ, हमने अभी ये देखा है कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल शुरू हुआ है। फिर हमने ये बेसिक समझा अपार्थाइड क्या था और हमने देखा कि इस पॉलिसी के अंदर लोग क्या क्या कर रहे थे, इनके मेन फीचर्स क्या थे। नाउ जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल जो इन्होंने करना शुरू किया वो स्ट्रगल हम देखेंगे और ये देखेंगे कि अपार्थाइड खत्म कैसे हुआ। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब देखो, जब ये अपार्थाइड कॉन्टिन्यूसली शुरू हुआ 20th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर, मतलब ये 20th सेंचुरी का तो मामला है सारा। देखो क्या कहा इन्होंने कि जो गवर्नमेंट थी 20th सेंचुरी में, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ऑप्रेसिव मानी जाती है, मानी गई थी उस टाइम पर। तो ये 20th सेंचुरी की ही बात है, मतलब 1900 से स्टार्ट होके 1999 तक दिसंबर। ठीक है, अब बात समझना कि ये कंडीशन जो है यहां पर इन द ईयर 1910 साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ANC का। ठीक है, तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वो बनाई गई, मतलब आम लोगों ने बनाई, ब्लैक कम्युनिटी ने बनाई थी। और ये जो बनाया गया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसका मेन जो एम था वो ये था कि एस्टेब्लिश कर सके एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे रेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता हो साउथ अफ्रीका में। दोबारा सुने, इट वॉज द टाइम ऑफ 1910 जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाया गया इस एम के साथ कि वो नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेंगे साउथ अफ्रीका में। एम तो अच्छा था बट प्रॉब्लम, सफर बहुत कठिन था। देखिए क्या हुआ। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ANC कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया जहां पे जिन जिन लोगों के साथ में इस भेदभाव की पॉलिसी जो थी वो की जा रही थी, इस तरह से अलग कर देना, इस तरह की जो पॉलिसी इंपोज की जा रही थी, एंड दे वर एक्चुअली फेसिंग सच। तो ऐसे में इन लोगों को मौका मिला कि आप एक ही छत के नीचे आ जाओ और इन लोगों के अगेंस्ट में क्या करना शुरू कर दो, स्ट्रगल। और ये जो स्ट्रगल है फॉर श्योर सक्सीडेड होगा इफ हम सब मिलकर के लड़ेंगे। ऐसा ही कुछ थॉट था इन लोगों का, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था जहां पे जिन लोगों के साथ में ये जो भेदभाव किया जा रहा था, अपार्ट अलूफ किया इनको जा रहा था, वो लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। इन सब के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड थे? तो वर्कर्स थे, अलग अलग वर्कर्स यूनियन थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी कुछ लोग थे जो वाइट थे लेकिन सेंसिटिव थे इनकी कंडीशंस को लेकर के। सारे वाइट बुरे नहीं थे ना, तो कुछ वाइट थे जो सेंसिटिव थे इनकी कंडीशंस को लेकर के। और लेकिन जब ये सारा ऐसा कुछ चल रहा था तो स्टिल जो वाइट कम्युनिटी थी, वाइट जो रेस थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो लगातार इनको क्या कर रहे थे, अपने आप से अलग करते जा रहे थे, इनको टॉर्चर करते थे, इनको मार देते थे। और ऐसे में बहुत सारे ब्लैक्स, बहुत सारे कलर्ड पीपल ने अपनी लाइफ खो दी। बात समझे? 1910 दे स्टार्टेड स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड, बट कंडीशन क्या थी? लोगों का सपोर्ट तो मिल रहा था बट इसके जस्ट अगेंस्ट में एज अ, आप कह सकते हो ना, रिएक्शन, यहां पर ये जो लोग थे, जो व्हाइट कम्युनिटी थी, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, वो ब्लैक कम्युनिटीज के साथ में, जो कलर्ड पीपल थे उनके साथ में और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। कईयों को तो मार दिया गया, कईयों को जेल भेज दिया गया। उनमें से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। देखिए आगे क्या हुआ। द मूवमेंट वॉज इंटेंसिफाइड इन द ईयर 1950। ये जो मूवमेंट था और ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो इंटेंस हो गया, और ज्यादा भयानक हो गया, और ज्यादा मतलब आप कह सकते हो टिपिकल हो गया। 1960 तक आते आते ये जो एक ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर सारे लोग इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट में थे, दे वर नाउ बैंड।
इन लोगों को बैन कर दिया गया और अब इनके पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं थी, इनके पास कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि अपने राइट्स के लिए एक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकें। इसी दौरान जो ANC है, इसी दौरान एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला, वो अपना स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन ये वाला ग्रुप तो बैन कर दिया गया है। बैन करने का मतलब है अगर आप वापस से ऐसे कोई एक्टिविटी करते हुए दिखे तो एक ऑफेंस होगा और उसके अंदर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसी के दौरान वो क्या हुआ था, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया था। बट अभी वो स्टोरी रोक के रखो भाई, रोक के रखो, आएगी आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो मूवमेंट है ये काफी ज्यादा इंटेंस हो गया 1950 तक आते आते, और 1960 तक आते आते जो ANC है उसको बैन कर दिया गया। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ऑर्गेनाइज इट्स ओन आर्मी। अब जब इनको बैन कर दिया गया तो ये कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी मीन्स ये कोई पॉलिटिकल पार्टी बना करके अपॉइंट नहीं कर सकते हैं लोगों को, मतलब इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। बट जेल में नहीं डाला गया लोगों को, सबको अभी तक। दे आर जस्ट, आप ये कह सकते हो कि दे विल नॉट सपोज टू क्रिएट देयर ओन ग्रुप, कि भाई आप ANC के नाम से कोई ग्रुप नहीं बना सकते हो, यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटीज। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि भैया अब हम सारी चीजें हमारे अगेंस्ट में कर रहे हो, तो इन्होंने वो जो अपने लोग थे उनको मिलाकर के अपनी खुद की आर्मी बनाना शुरू किया। और इस आर्मी का मेन मकसद था कि ये इस तरह का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और ये जो रेस के बिहाफ पे, कलर कॉम्प्लेक्शन के बिहाफ पे ये जो लोग हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाए। तो दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे जो ANC था उसने अपनी खुद की आर्मी बनाई और उसके अंदर उन्होंने उनसे लड़ना शुरू किया। बात समझो, डिशुम डिशुम होने वाली है शुरू। अब देखो भाई क्या होता है। जब इस तरह का कोई चीज होना शुरू हुआ तो वर्ल्ड के जितने भी नेशंस थे उन सब की नजरों में आ गया कि क्या चल रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। जो भी चल रहा था वो सारे के सारे देख पा रहे थे। इस टाइम पर यूनाइटेड नेशन बन चुका था, 1946 की बात है, ये यूनाइटेड नेशन बन चुका था और वो इसीलिए बनाया था कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। चलो मान ली 1946 में हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका पे नजर बहुत दिनों बाद गई इनकी। तो ये था कि UN के अंदर जब ये बात पहुंचती है साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका के अंदर उनको UN वालों को पता चलता है कि इस तरह की पॉलिसी वहां इंपोज की जा रही है, लोगों को फेस करना पड़ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कलर कॉम्प्लेक्शन। तो दे हैव इस, मतलब उन्होंने क्या किया, कंडेम किया इस पॉलिसी को, मतलब उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि भैया तुम जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो UN भी किसके साथ आ गया? अब UN भी अफ्रीकन कम्युनिटीज के साथ था, हालांकि करेगा कुछ नहीं बट साथ था। बात है 1980 की, जब कुछ 80s की कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने भी एक तरीके से साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में, मतलब बोलते हैं ना कि वॉइस रेज की कि भैया हम तुम्हारे साथ नहीं है, आपको किसी भी तरीके से हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हेल्प तो चाहिए ही होगी। तो ऐसे में उन्होंने एक चीज तो खो दी थी, UN के अंदर सपोर्ट और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर उनका सपोर्ट, वो लोग खो चुके थे। अब और क्या हुआ देखिए, बाय द एंड ऑफ द 1980s इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वाज कंप्लीटेड। एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को बैन कर दिया गया था। साउथ अफ्रीकन कंट्री के जो गवर्नमेंट थी या साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी उसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा था अपने देश के बाहर। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी थी। 1980 के आसपास एंड होते होते पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और साथ ही साथ वहां पे जो कंडीशंस थी उनके अब बिल्कुल अगेंस्ट हो चुकी थी। इसके साथ में आप ये मान सकते हो कि यहां से शुरुआत हो जाती है अपार्थाइड पॉलिसी के एंड होने की। इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, इट वॉज द बिगिनिंग, द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द अपार्थाइड। The ban on the African National Congress was uplifted, अब हटा दिया गया, और जिन जिन लोगों को पकड़ा गया था, जेल में डाला गया था, उनको छोड़ दिया गया। जो ANC थी उसके ऊपर जो बैन इन्होंने लगाया था कि भैया ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो जो बैन था उसको रिलीज कर दिया गया, खत्म कर लिया गया, अपलिफ्टेड कर दिया गया। साथ ही साथ जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला था, जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों को भी अब रिलीज कर दिया गया था। अब दो गवर्नमेंट है, दो पार्ट है, एक तो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और एक है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इनके बीच में क्या हुआ? बातचीत का दौर चला, इनके बीच में बातचीत का दौर चला, नेगोशिएशन चला, और नेगोशिएशन के अंदर एक चीज सामने आई कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा दोबारा बनेगा।
उसको हम बनाएंगे और इसमें इस तरह की अगर जो चीज़ें हो रही हैं उसको बिल्कुल हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनेगा जिसके अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेगोशिएशंस स्टार्टेड बिटवीन द ANC एंड South African government for framing a new constitution which would give all the South African people the right to vote। कि भाई सबको सैफ्रेज मिल जाए, ये चीज तो प्रायोरिटी है। सब लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का राइट मिले, ये प्रायोरिटी है। किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऑन द कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर स्किन या कलर कॉम्प्लेक्शन, ये प्रायोरिटी है। इस तरह की चीजें नए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाए, नए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जगह मिले, इस तरह के रूल्स को, इन चीजों को लेकर के नेगोशिएशन शुरू हो गया। किस किस के बीच में? ANC और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के। टाइम था अप्रैल 1994 जब इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका के अंदर। अब जब इलेक्शंस होंगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नई गवर्नमेंट तो आएगी ही। आपने क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर आप पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, चैप्टर नंबर 2, नाम ही है नेल्सन मंडेला। उसमें इसके ऊपर पूरा बताया, उनकी स्पीच बताई है कि 1994 के अंदर जब इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका के अंदर, किस तरह से नए प्रोविजंस की बिहाफ पे, और ये नए प्रोविजंस कौन से हैं? जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। बात समझें, यहां पर बोला गया, यहां पर बताया गया कि जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, उनके बिहाफ पे अब साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शंस हुए इन द अप्रैल 1994। और ये वो टाइम था जब ANC पहली बार इलेक्शन जीतती है और ताबड़तोड़ जीतती है भैया। यहां पर ANC ने इलेक्शन जीते और ANC जो कि पहले से ऑलरेडी, जो लोग मेजॉरिटी में थे, 3/4 इनकी टोटल पॉपुलेशन का, जो इनका आप कह सकते हो पॉपुलेशन के अंदर पार्टिसिपेशन था ब्लैक्स का, उन्होंने क्या किया? जीतना तो था तो जीत गए, और 1/4 जो थे वाइट्स थे वो हार गए इस बारी। और ये जो जीत मिली इनको, इस तरह से सिचुएशन साउथ अफ्रीका का जो फोटो है, जो पिक्चर है, वो बिल्कुल चेंज हो गई। फाइनली यहां पर अब 26 अप्रैल 1994 को मिडनाइट में एक नया नेशनल फ्लैग इमर्ज किया गया। किसका? नई साउथ अफ्रीकन रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। और वहां से शुरुआत होती है एक नई डेमोक्रेसी की इन द वर्ल्ड। आप मान सकते हो कि यहां पर एक नया फ्लैग, एक नई डेमोक्रेसी, एक नया रिपब्लिक सामने आया फ्रॉम द डे 26 अप्रैल। और इसका मेन इंटेंशन, मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा जीत था ये, कि एक कम्युनिटी जिसके साथ में भेदभाव किया जा रहा है जबकि वो मेजॉरिटी में है, एंड द पीपल जो उनके साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो अनएथिकल है, पूरा वर्ल्ड उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसे में रिजल्ट, ये एक रिजल्ट आप मान सकते हो बहुत ही सूदिंग रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि एक नया नेशन फॉर्म हुआ, एक नया डेमोक्रेसी, एक नया रिपब्लिक फॉर्म हुआ। और कंडीशन ये हुई कि आज इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी तो शायद कोई बात होगी नहीं कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा अगर इंसिडेंस होता है और वो किताबों में छप जाए, लोगों को उसको एज अ स्टोरी समझाया जाए कि क्या चीज़ हो सकती है अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो। और इस डिस्क्रिमिनेशन को सहन करते जाना, उसके अगेंस्ट अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते हो तो क्या क्या और बुरा हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया। ऑफ कोर्स क्लास 9th में, आप क्लास 9th में जाएंगे तो इंग्लिश की अगर आपको रीडर बुक मिले तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके अंदर ये बताया गया, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर है ये, सेकंड चैप्टर, RBSC CBSE दोनों में ही है। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जब नेल्सन मंडेला को, ये नेल्सन मंडेला इस टाइम पर इलेक्ट किए गए थे इस न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट। तो ये जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा था, उनकी स्पीच आपको पढ़ने को मिलेगी, आप इंटरनेट से ही पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कुछ होने वाला है आगे। ये तो एक बेसिक हमने इंट्रोडक्शन देखा है इस चैप्टर का, नो डाउट अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में देखेंगे कि और क्या हुआ इसके आगे, और क्या क्या कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का क्या पैटर्न रहा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और कुछ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कुछ एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे नेल्सन मंडेला का भी। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ और सुनते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक मज़े करो, रेस्ट करो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।